खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हुसैन काजी। नाज़रीन, एक और स्कैम इजरायली सॉफ्टवेयर का आ गया। किस किस की स्पाइंग करे, किसकी नहीं करे, क्या अजीब काम ये लोग कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था फिगर्स निकाल के कि OECD मुल्कों में सबसे गरीब मुल्क इजराइल है। मैं हैरान रह गया, इतनी बड़ी ताकत दौलत के बावजूद अवाम वहाँ भी जलील ख्वार। इससे ऊपर ये क्या वारदात चलती रहती है। FATF क्या एक सियासी फोरम बन चुका है, जो हम पहले बात करते रहते हैं कि इंडिया जो है वो कोशिश करता है कि हम इससे बाहर ना निकलें। ये क्या सिलसिला है, ये हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए, यकीनन हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए और हमारे कमज़ोर होने की वजह से है। मरीम नवाज़ सिविल मिलिट्री तल्लुकात के बयानात में वो कुछ कह रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं और वो अजीब नई नई इस्तेलाहें इस्तेमाल कर रही हैं और अपने तय बड़ी मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो जंगीर तरीन साहब मरी में इकट्ठे हो रहे हैं और सब, और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। ये क्या है, हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। भट्टी साहब पहले इसी पे आ जाते हैं। भट्टी साहब, कौन से आटमी राज हमारे रह गए हैं, ऊपर कोई नज़र आ जाती है और एक दूसरे के फ़ोन सुनते फिरते हैं, कोई काम नहीं करते, वेले माल खा रहे हैं, क्या है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, ये तो एक कड़वा सच है, भारत पाकिस्तान का दुश्मन था, है और रहेगा तावक। और अमेरिका ने भी हमेशा माजी में हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया। इससे ज़्यादा ना हमारी कभी हैसियत थी, ना है, ना हो सकती है। अब उन्होंने जो उसके इसराइल के ज़रिए किया, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हमारे अदारे इधर में आपका टेलीफोन रिकॉर्ड होता है, मैं बता रहा हूँ, की करना नहीं चाहते, मैं बता रहा हूँ। इस यार मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई अहम आदमी हूँ। अहम है। आपको पता है कौन कौन सी सियासी जमात का खौफनाक किस्म का मीडिया सेल है, आधे सेकंड में जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दे, जिसमें बहन बेटी माँ कोई रिश्ता महफूज नहीं रहेगा। ये तो एक, मैं क्या कहूँ। लेकिन जब वज़ीर आज़म नहीं थे उस वक़्त तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन चलो सुन रहे थे या उसको कैच करने की कोशिश कर रहे थे। यूनियन पोस्ट ने भी आज आधी खबर दी है, खबर कुछ शायद और भी है। लेकिन गुजारिश ये है, असल बात है कि जो हमारे अदारे हैं वो उनके भी नंबर्स मेरी इतलात के मुताबिक टेप कर रहे थे। अब कादी साहब एक फ़ैसला करना होगा पाकिस्तानी कौम को और हुकूमत को, जिसकी बहुत बड़ी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है, किसी भी सूरत में उसे इधर किसी अहम ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। ये मेरी, अब आप इस राय से इख्तलाफ करेंगे, इसे गुस्ताही करेंगे। अजान भट्टी साहब, मुझे बहुत गलत तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। बात बड़ी अहम थी, दोबारा वहीं से शुरू करेंगे इस अजान की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ हैं जनरल नईम लोधी, खालिद लोधी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। हम यही बात कर रहे थे और मैं यही बात जो भट्टी साहब की तरफ लेके आया था। एक तो ये इजरायली सॉफ्टवेयर निकल आता है, ये कोई कौन से राज हैं जो निकाल लेते हैं। अब तो ऊपर सैयारे से सब कुछ नज़र आ जाता है और ऊपर से हर जगह बर्बादियां हैं। तो ये क्या इससे लेना चाह रहे थे। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या हम इस रूलिंग इशराफिया के होते हुए हम अपना इधर रुख कर सकेंगे चाइना की तरफ, या रेजिस्टेंस आएगी। जनरल साहब जी बहुत शुक्रिया। देखें, दुश्मन तो हमेशा दुश्मनी करता है और इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। पेगासस उन्होंने जो उनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा हिंदुस्तान ने किया और वो हमारे टेलीफोन टैप करने की कोशिश सारी दुनिया करती है। अमेरिका करता है जिस मुल्क में, और अपने दोस्तों के भी करते हैं वो टेलीफोनों का टैप करना, पता लगाना किसका किसके साथ क्या बात हो रही है। तो ये एक नॉर्मल बात है। बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या हम में ये इतना शऊर है कि कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, टेलीफोन पे क्या बात करनी है। जब आप नए किसी मुल्क में जाते हैं, किसी होटल के कमरे में ठहरते हैं, वहाँ क्या कुछ बगिंग हो सकती है, गाड़ियों में क्या बगिंग हो सकती है, इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि जो हमारे टॉप की लीडरशिप है उसको इंटेलिजेंस वाले बताते ही होंगे, उनके साथ भी होते हैं कि क्या क्या इम्कानात हैं। तो एक तो ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरा, हमें कोई फायर बॉल्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों को बचाएं अपने जो लोग हैं। और तीसरा ये है कि हमें जवाबी काम करने की ज़रूरत है। बात यह है कि आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ डिफेंसिव रहें ना कि जी ये हो, आप इधर अपना दिफा कर लें, उधर अपना दिफा कर लें, कहाँ दिफा करेंगे, हज़ारों टारगेट्स हैं। तो ये मामला जो है ये तो ऐसे है। तो इसमें तो मेरा ख्याल हमें इन तीनों जहतों में काम करना पड़ेगा जहाँ तक ये सॉफ्टवेयर की बात है। दूसरा आपने सवाल क्या किया था? मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे लगता है कि हमारे अंदर भी टग ऑफ वार होगा, क्योंकि हमारी इशराफिया के सारे असासे बाल बच्चे तो उधर हैं। तो ये एक शक शुबे की फिजा है
और चीन की तरफ तो नहीं है इतना झुकाव हमारी शराफिया का। देखिए, दीवार पे लिखी हुई चीज़ है, एक कॉमन सेंस की बात है। आपसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछे, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स से पूछे, अनपढ़ से पूछ ले कि इस वक्त पाकिस्तान का रुख किस तरफ होना चाहिए, हमें कौन सूट करता है, हिस्ट्री क्या बताती है, कौन सा मुल्क है जो हमें धुले हुए कपड़े की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है, कौन सा मुल्क है जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। इसमें कोई ऐसी बात छुपी हुई है नहीं। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमें उस रुख पे नहीं जा रहे या उस स्पीड से नहीं जा रहे जैसे हमें जाना चाहिए। जनरल साहब, आपने जो बहुत अहम बातें की, मुझसे बेपना आप जानते हैं, मैं भी वो राज अभी नहीं बता सकता कौन कौन कहाँ मिला हुआ, कैसे पकड़ा गया, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री है, उसने हमेशा हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया और डस्टबिन में फेंका। इसराइल और फ़लस्तीन का इशू हुआ, हमने फ़लस्तीन का भरपूर साथ दिया। अमेरिका ने हमें 20 साल इस्तेमाल किया। अब हमें चीन की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि अब जिस कोई भी पाकिस्तान में अहम ओहदे पे रहा है, अगर उसके बच्चे या उसका बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका में है, उसे पाकिस्तान में कोई अहम ओहदा ना दिया जाए? जैसे आपने फरमाया, खुदा ना खास्ता अगर पाक फौज जो जज्बों की शहादतों की एक लंबी दास्तान है, तो खुदा ना खास्ता कौन कौन खरीदा जाएगा इधर, तो पता ही नहीं लगेगा। फिर इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनानी होगी? जी, सिर्फ पॉलिसी बनानी नहीं होगी, पॉलिसी को बड़ी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा। बात यह है कि जब आपको शक पड़ जाए तो जो इंडिविजुअल होता है वो इतना अहम नहीं होता, चाहे वो जितना भी तीस मार खान हो, जितना कि कोई इंस्टीट्यूशन अहम है और इंस्टीट्यूशन से ऊपर जितना कि मुल्क अहम है। तो मुल्क की खातिर अगर आपको ज़रा शक भी पड़े, शक की बुनियाद पर भी आपको बंदों को अलग कर देना चाहिए। एक तो होता है ना कि आपको मिल जाए, कोई प्रूफ मिल जाए, वो तो अपनी जगह। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शक का फ़ायदा अपने मुल्क को दें, ना कि उस इंडिविजुअल को दें। अभी अगर आपके बाहर से उठ के लोग आके आपके अहम ओहदों पर आके बैठ जाते हैं, उनकी बीवियां बच्चे अभी भी डुअल नेशनैलिटी हैं, आपके अंदर मौजूद हैं लोग जो कि डबल नेशनैलिटी लिए फिरते हैं, अगर उनको यकीन नहीं है अपने मुल्क के ऊपर, तो उनको आप कहें जी आप हमें इनपुट दें अपनी, आप हमें लिख कर भेजें, हम आपके बिल्कुल देखेंगे, आप बड़े ज़हीन हैं, आपका बड़ा दिमाग है, लेकिन आपको हम उधर बिठा नहीं सकते जहाँ पर के फैसले होने हैं और जहाँ आपको सारे अंदर की बातें पता हो। ये तो मेरे भाई कोई ऐसे साइंस नहीं है। अच्छा जनरल साहब, इसकी मेरी इतलात के मुताबिक मैं बहुत सारे ग्रेड 22 के ऑफिसर जानता हूँ जिनकी नेशनैलिटी बाहर की है, इंटरेस्ट बाहर में है, अमेरिका में। जनरल साहब, दूसरा मोइज यूसुफ, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ऐसा पाकिस्तान बनाऊंगा कि लोग बाहर से नौकरियां लेने आएंगे। मोइज यूसुफ नौकरियां लेने आ गया, जुल्फी बुखारी लेने आ गया, बाकी किसी गरीब आदमी को तो कोई मुझे आया ही नहीं। क्या इन चीज़ों पर हुकूमत को सीरियसली अब सोचने का वक्त नहीं है? क्योंकि मैं नहीं समझता कि अमेरिका, तो आपने खुद फरमाया जो दुश्मन है वो तो है ही दुश्मन, तो हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों को अलग करना होगा अब। हाँ जी, जो आप सोचने की बात कर रहे हैं, सोचने का वक्त नहीं है। मतलब ये वक्त दोनों लिहाज से मेरा ख्याल है नहीं है उनके पास। एक तो इस कदर ही वो मशगूल रहते हैं ऐसे कामों में, एक दूसरे को बुरा भला कहने में, अपने चीज़ों को ज़्यादा मल्टीप्लाई करके दिखाने में, पिछले माजी की ज़्यादा बात करने में, अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके पीछे लगे रहने में, कि उनके पास ये जो आप बातें कर रहे हैं आगे की सोच कि किस तरीके से मुल्क को काबू किया जाए, इसके लिए वाकई वक्त नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये वक्त ऐसा नहीं है कि हमें कम से कम अभी ख्याल आना चाहिए, तो इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा, एक चीज़ जो कि बिल्कुल हमें बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो फिर जो मैंने बात कही है कि रिव्यू करें अपने अदारों को, अपने अदारों में छानबीन करें। और ये जो लोग बाहर से आके बैठ गए हैं आपके, अच्छा जल साहब, एक और सवाल मैं फिर मलिक साहब आप आइएगा। ये अफगान सफ़ीर की बेटी का जो ये ड्रामा स्टेज किया गया था, कोई इसमें रियलिटी है? जल साहब, आप जानते हैं, अंदर के आदमी हैं, तो इस हवाले से क्या खबर है? मुझे कोई अंदर की बात मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि क्योंकि एक बेटी इन्वॉल्व है, तो जब हम बात करते हैं उसमें तरह तरह के वो खदशात पैदा होते हैं, तो उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ये अंदाज़ा है, ये सारी कार्रवाई हुई है अफगानिस्तान काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी बंद करने के लिए, और ये आप अगले 1-2 हफ्ते में देख लेंगे।
अच्छा जनरल साहब, मैं एक आपके एक्सपीरियंस से एक थोड़ी सी गाइडेंस चाह रहा हूँ। आम आदमी के हवाले से हमारे यहाँ एक जनरल तासर ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे सियासी हुक्मरान हैं, वो शायद फॉरेन पॉलिसी बना ही नहीं सकते। क्या वो नालायक हैं या उन पर प्रेशर है? इस तरह जिस तरह आपने बात की कि हमारा इदारा पार्लिमान है, पार्लिमान क्यों नहीं बहस करती अफगानिस्तान पे, इंडिया पे, FAT? हमारे एकदम एक ऊपर से कोई लगता है जैसे हमारे पॉलिटिशियनों की नाअहली है कि उन पर कोई प्रेशर है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस तरह बनती है, ज़रा थोड़ा सा इस पर थोड़ा रहनुमाई कीजिएगा। जी मैं ये तो बता सकता हूँ कि किस तरह बननी चाहिए। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि आपकी डिफेंस पॉलिसी भी इस तरह बननी चाहिए कि एक नेशनल पॉलिसी बनती है जिसमें सारे नीचे वालों को डायरेक्शन दी जाती है कि भाई हमने ये काम करने हैं, ये हमारे अहदाफ हैं नेशनल पॉलिसी के, हमारे ये इंटरेस्ट हैं, इनको हमने परसू करना है और आप सब ने इसी डायरेक्शन में चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई इधर को मुंह है किसी का दूसरी तरफ मुंह है। मैं आपको पता है कि डिफेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ। मैंने टिल लगा लिया कि किसी तरीके से किसी भी हुकूमत से, अब मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, किसी भी हुकूमत से हम निकाल सकें कि हमें आप नेशनल पॉलिसी दें ताकि उसमें से हम अपनी पॉलिसियां निकालें। नहीं हो रहा था। फिर क्या किया? फिर डिफेंस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने फिर खुद एक ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी बनाई विदाउट एनी गाइडेंस और उसके बाद फिर हुकूमत को भेजी कि चलें जी अभी आप इसको अप्रूव कर दें। मेरी जान वो अप्रूव होकर भी नहीं आई, लेकिन चूंकि हमने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को बताना होता है कि जी किस पॉलिसी के तहत हमने डेवलपमेंट करनी है, किस पॉलिसी, तो वो फिर हम खुद ही उस पॉलिसी को, उस ड्राफ्ट पॉलिसी को अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉलिसी। और जब ये हम करते हैं तो सबसे बड़ा शोर उधर से आता है कि जी ये तो किसी की बात सुनते ही नहीं, ये तो अपनी पॉलिसियां खुद बना लेते हैं। अरे भाई आप पॉलिसियां बनाओ तो हम। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पॉलिटिशियन में बहुत अहल लोग मौजूद हैं, एक से एक बढ़कर अहल मौजूद है, लेकिन सही बंदे को सही जगह पे रखने की बात है। और दूसरे मुल्कों में भी पॉलिटिशियन को इतने 30 मार खान नहीं होते, उन्होंने जो अपने लोग रखे होते हैं जिनको वो अपॉइंटमेंट देते हैं वो मुनासिब होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं, डिफेंस मिनिस्टर। आप ये बताइए कि पूरी दुनिया में ये रिवाज है कि रिटायर्ड 4 स्टार को, 3 स्टार को डिफेंस मिनिस्टर लगाते हैं, जिन के आप पिट्ठू बने हुए अमेरिका जैसे मुल्क को, उसी को देख लो कि वो अपना NSA कैसे लगाते हैं, वो अपना डिफेंस मिनिस्टर कैसे लगाते हैं। इधर एक ऐसे आदमी को डिफेंस मिनिस्टर लगा देंगे जिसको ये पता नहीं है कि ये डिफेंस के पास है क्या और ये क्या हिसाब किताब है। इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिर्फ इकोनॉमी का अगर एक्सपर्ट हो या इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट हो, ये काफी नहीं है। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई हो ही नहीं सकता या तो बहुत मंजा हुआ फॉरेन ऑफिस का बंदा या बहुत मंजा हुआ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का बंदा। अच्छा जनरल साहब आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बात, वैसे तो जनरल साहब बड़े बड़े लायक लोग रखे हमने, बजाक वक्त ने बाहर भी 15 लाख की नौकरी मिल जाती थी डिफेंस मिनिस्टर को, तो थे तो बड़े हैं लोग हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, FTF थे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी थे, हाउसिंग सोसाइटियां भी चला रहे थे और कामा भी ले रहे थे और कोई पुरस्कार सी तनख्वाह भी आ रही थी। वैसे जनरल साहब मुझे आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई है, मेरी बहुत सारी खबरें आपने क्लियर कर दी हैं आज कि क्या क्या कुछ हो रहा है और आप भी बड़े अच्छे लफ्जों में बहुत कुछ कह गए हैं। आपने खुल के बात की और मजा आया आप बात करके। मैं FTF पे बात करना चाहता हूं। इंडिया का बयान आया है कि उन्होंने कोशिश की है हमें इसकी ग्रे लिस्ट में रखने की। क्या अहमियत है ये? क्या दुनिया में गरीब मुल्कों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए और उनको गुलाम बनाने के लिए हैं ये सारे स्कीमें जनरल साहब? जी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और लेकिन आप ये याद रखिए कि एक तो आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता और एक आपकी मर्जी के बगैर आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें अगर आपको महसूस हो रही हैं तो आप समझ लें कि हमारी मर्जी उसमें शामिल है। वरना बात यह है कि इसी FATF में हमारे कई दोस्त ममालिक भी मौजूद हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने कम से कम कोई डेसेंट नोट ऑफ डेसेंट या कम से कम किसी मीडिया पर आकर कहें कि ये इस तरीके से ये सारे मामला हो रहे हैं, तो इसमें क्या शक है। ये IMF, ये FATF, ये वर्ल्ड बैंक, इस किस्म की तमाम चीज़ें ये छड़ियाँ हैं उनके हाथ में, लेकिन ये जो बैठ जाए, जो उनके आगे हाथ जोड़ ले, उसी की पिटाई होती है। याद रखें, जो खड़ा हो जाए उसकी पिटाई कोई नहीं करता। हम बैठे हुए हैं, हमने हाथ जोड़े हुए हैं, इसलिए हमारी पिटाई हो रही है। खुदा की कसम अगर आज आप खड़े हो जाएं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनरल साहब मुझे एक और आपकी बात से मैं माफी चाहता हूँ जनरल साहब, बहुत खूबसूरत। इसका मतलब है हमने सर झुका लिया है और हर आता जाता ताकतवर हमें थप्पड़ मारा है। हमें सर उठाने की ज़रूरत है, हमें ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है, ऐसे डिसीजन की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क को आगे लेके चले। एम आई राइट सर? जी आप ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको ये भी साथ बता दूं, आप शायद इससे एग्री करें या ना करें, कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान में ये वाले जरासीम मौजूद हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सामने आ नहीं पा रहे
वजह मुझे नहीं पता। वो हुकूमत के बाद करेंगे फिर वो ये जरासीम जो अच्छा, ये चीज़ और रह गई है जज साहब, ये जिस किस्म की ढिल मिल, यकीनी मैं अपने चकवाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पॉलिसी से तो हमें दोनों तरफ से चपेड़े पड़ेंगी, ये हमें मरवाएंगे जो जवाब दे दे। लेकिन ये ज़रा मैं एक पूछना चाहता हूँ, ये चीन का जो वाक़या बड़ा अफसोसनाक हुआ दहशत गर्दी का, इस पर मुतज़ाद और मुख्तलिफ खबरें आती रहीं, इसके बाद क्या चीन और हमारे दरमियान कुछ मामला अब आए हैं, नॉर्मलाइज हुए हैं? जी देखिए, नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जो चीन को खदशात अभी तो नहीं है, थोड़े पहले से ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से CPEC को चलना चाहिए था, जिस तरीके से हमें चीन के साथ और आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा स्लो, ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया है। ये जो 2 कश्तियों में बैठने की कोशिश है, ये अच्छी होती है, क्योंकि सारे डिप्लोमेट यही कहते हैं ये सबके साथ बना के रखनी चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ बना के रखनी चाहिए। लेकिन अगर ना बना सकें आप, और आपको पता हो कि एक मुल्क हमारे अजीज तरीन जो हमारा दोस्त है उसके साथ उसकी मुखासमत है और एक मुखालफत है, तो हमें फैसला कर लेना चाहिए कि फिर हमने क्या करना है, वो फैसला करने की देर है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे ये जो मामलात होते हैं कि जब आपके ऊपर हमला हो रहा हो फिजिकल, आप सिर्फ जवाब दे रहे हो डिप्लोमेसी में, तो ये कभी ये ही नहीं हो सकता कि आपको एक आपका हमसाया थप्पड़ मार रहा है और आप पूरे मोहल्ले में शोर मचाते फिर रहे हैं, ये देखो यार मुझे थप्पड़ मार रहा है, मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, देखो वो एक्सपोज हो गया। अरे भाई, आपका वो खून बहा रहा है, आपको फिजिकली ये कलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये अफगानिस्तान से जो आपके ऊपर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आप बस यही करते रहेंगे कि जी मैं उसको बताऊंगा और मैं उसको बताऊंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अच्छा जना साहब, आप ठीक कह रहे हैं, कोई एक थप्पड़ मारे तो 2 मारना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर है कि कोई गिरा उसको हर कोई। अच्छा ये बताएं, मेरी इतलात है कि चीन को पहले भी कुछ खदशात थे, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वो खदशात आज भी आर्मी चीफ मोहतरम कमर जावेद बाजवा साहब की सफीर से बात हुई, वो खदशात दूर होने चाहिए कि नहीं? वो आपके भी इल्म में क्या खदशात थे? जी वो सारी बातें ठीक है, खदशात दूर हो कर भी रहे हैं। जो है हमारा असल में जो इंटरनल सिस्टम है ना, मैकेनिज्म अप्रूवल्स का, क्योंकि चीन का सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो जब एक फैसला कर लेते हैं फिर वो काम होता है, किसी की मजाल नहीं कि उसमें रुकावट डाले। हमारे यहाँ आपको पता है कि जैसी भी टूटी फूटी जमहूरियत है और जैसे लोग खरीदे जा सकते हैं, लोगों को सामने खड़ा किया जा सकता है, और फिर हमने देखना भी होता है कि सूबों में हम आंगी रहे और किसी के खिलाफ कोई बात ना हो। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ वो पूरा निज़ाम उस तरीके से चलाना मुश्किल है जैसे कि चाइनीज समझते हैं। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उनको भी हमारे समझ आ गई है कि हमारे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये खारजा पॉलिसी के सिलसिले में जो आप इशारा कर रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है और किससे हमें नज़दीक होना है और किससे हमें दूर होना पड़ेगा, चाहे हम चाहें या ना। जनरल साहब, एक क्विक कमेंट चाह रहा हूँ आपसे। आपने कहा कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसने करना है पाकिस्तान में? बुनियादी तौर पर तो ये पॉलिसी तो पॉलिटिकल पॉलिसी होती है, करना फौज ने होता है, और चूंकि जो हमारे यहाँ फौज का काफ़ी अमल दखल है, ये पॉलिटिकल पॉलिसी वालों को भी बता सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ईंट का जवाब पत्थर से दें, कम से कम 2 मुल्कों को, कम से कम 2 मुल्कों को, इंडिया, अफगानिस्तान। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और नुकात और बड़ी वाशगाफ अंदाज में भट्टी साहब खुल के उन्होंने बात की। तो भट्टी साहब, मेरा अब आपसे और बल्कि दोनों से सवाल है, बारी बारी सवाल। देखें, ठीक है, अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अच्छी हैं, हमारे हालिया वज़ीर ख़ारजा के बेटे भी हैं, वो भी वहाँ बड़ा उन्होंने हुनार माशाल्लाह उधर वो काम शाम करते रहे हैं। और तो ये तो फिर भट्टी साहब, मेरी सवाल आपसे ये है कि 2 कश्तियाँ तो ठीक हैं, अगर एक टांगिस में और एक टांगिस में हो और वो मुखालिफ समत में जाना शुरू कर दें तो फिर ज़रा मुश्किल नहीं हो जाती? काजी साहब, जनरल नईम लोधी साहब मेरी बड़ी मुश्किलात आसान कर गए और वो बहुत कुछ कह गए हैं। मैं एक छोटा सा नालायक सा रिपोर्टर हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए हर वक्त रिसर्च के चक्कर में रहता हूँ। बहुत कुछ कह गए। आपको फैसला होगा कि 22 साल का लेफ्टिनेंट शहीद कराना है, फौजी जवान शहीद कराना है, या ऊपर वालों को एक मैसेज देना है हुकूमत समेत, जहाँ जिनके पास भी डिसीजन पावर है, वो अमेरिका और बैरून मुल्क इधर मगरिब में बिजनेस नहीं कर सकते, अपने बच्चे नहीं भेज सकते। ये फैसला ना किया तो याद रखें अमेरिका को बहुत कुछ यहाँ से मिल जाता है। भट्टी साहब, जो रह गई बच्ची की बात, अफगान सफ़ीर की, ये इतना बड़ा ड्रामा है। मैंने इस पे 3 दिन से कुछ 100 बंदों से बात की है। ये मोहतरमा बच्ची अपने घर से निकलती है 12:50 पे, खड्डा प्लाट पहुंचती है 1:10 पे,
खड्डा प्लाट से उधर चले जाती है, खड्डा मार्केट में, वो जहाँ वैगने शैगनो टूड़ियाँ को दूसरी है, ये रावलपिंडी की बात है, इस्लामाबाद की, सॉरी। 1:18 पे खड्डा मार्केट से टैक्सी लेती हैं और इस्लामाबाद चले जाती हैं। 1:42 पे जीपीओ सदर पिंडी उतरती हैं। इस दौरान 4 घंटे ये नजर नहीं आती किसी को। 3 टैक्सी ड्राइवर इस्तेमाल होते हैं, 3 पे आ जाती है। 6:15 में मोहतरमा दामने को पहुंचती हैं और 6:15 के बाद मोहतरमा ये करती हैं कि उसके बाद 6:40 पे F7 पहुंच जाती हैं और इस दौरान इसका घर बीच में आता है, घर नहीं जाती। उसके बाद ये 6:69 पे F9 पार्किंग पे चले जाते हैं, जहां गेट नंबर 3 पे, और वहां अपने एक रिश्तेदार को, किसी एम्प्लॉई को फ़ोन करती है कि मुझे आके ले जाओ। वो इससे पहले इसको एक प्राइवेट उधर ले जाते हैं हॉस्पिटल में, अली मेडिकल स्टोर या पता नहीं क्या है, उसके बाद पिम्स ले जाते हैं। 4 माह पहले ये फ्रांस से तशरीफ़ लाई हैं और इनकी इस गुमशुदगी में व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक का बहुत इंटरफेरेंस है। जैसे जनरल साहब ने कहा हर एक के घर में बेटियां होती हैं, मैं बहुत डर के बातें कर रहा हूं। पहले इन्होंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है, ये जुमे को वाक़या हुआ। जब इतवार को फ़ोन दिया गया तो उसमें सारा ही डाटा डिलीट कर दिया गया। जब आमने सामने सवालात किए गए तो इनसे पूछा गया बेटी से कि आप पिंडी कैसे गई थी, कहती मैं गई नहीं, तो उसकी सीसी वीडियो दिखा दी गई सारी। उस पर एम्बेसिडर भी गुस्से में आ गया। ठीक लगता है एम्बेसी बंद करवाने के तो लिए। बज़ाहिर बादियुल नज़र में ऐसा लगता है कि एक प्री प्लान गेम है। जहां जहां इन्होंने फरमाया है उसमें 3 घंटे का गैप है। अमूमन ये जो सरकारी सफ़ीर होते हैं, इनके घर में 8-10 गाड़ियाँ होती हैं। एक तरीका होता है, ये विदाउट परमिशन जाती नहीं, खुसूसन जो आजकल अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है, इसमें बहुत ज़्यादा इबहाम है और बहुत जल्दबाजी की। इन्होंने उसको बुला लिया फौरी तौर पे, अफ़गान सफ़ीर को अशरफ गनी साहब ने। मेरी नज़र में मोइद यूसुफ की बजाय इधर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे समझ नहीं आती कि मुल्क चला कौन रहा है। मोइद यूसुफ बेचारे को क्या पता, वो खुद अमेरिकन नेशनल है। शेख रशीद ने इस सिलसिले में IG से 20 से ज़्यादा बातें की और पाकिस्तान के अदारे ने जितनी इस केस पे मेहनत की है, काजी साहब शायद ही कभी किसी हो, और वो बहुत सारी चीज़ों तक पहुंच गए हैं। और इसका ड्रामा आपको नज़र आ जाएगा ये स्टेज बना कहाँ, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कि पाकिस्तान और अफ़गान हुकूमत में ऑलरेडी अशरफ गनी आपको पता है किनका आदमी है, इंडिया वहाँ ही पैसे छोड़ के गया था। तो मलक साहब इसके आने वाले दिनों में खौफनाक हक़ाइक़ आएंगे। मैं तो काजी साहब आप भी बैठे थे आपके कमरे में, मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा जब मैं छोटा था बहुत 1970 में ना इंडिया से एक जहाज़ आया था पाकिस्तान अगवा के, तो उस दौर में ना एक इंडिया ने बड़ा उस जहाज़ से एक फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद 71 में पाकिस्तान की जब वॉर हुई ना इंडिया में, तो पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए मगरबी पाकिस्तान से जहाज़ ही नहीं जा सकता था, इंडिया ने स्पेस बंद कर दी। और पाकिस्तान को उस ज़माने में यहाँ से श्रीलंका बाई सी जाना, श्रीलंका से मशरकी पाकिस्तान जाना। साहब इसका स्क्रिप्ट इंडिया लिखा होगा, नजर आ रहा है कि ये इंडिया लिखा होगा, अमेरिका लूम में होगा, इसराइल लूम में होगा और पाकिस्तान का कौंसल खाना बंद किया जाएगा। 15 से 20 लाख महाजरीन इधर भेजे जाएंगे एक सोची समझी साजिश के तहत। लेकिन मुझे अपने हुक्मरानों से है, और मोइद यूसुफ उधर क्या आम खाने आ गया था, उनको क्या पता मेरा कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। इंटीरियर मिनिस्टर है जो पुलिस से एस्टेब्लिशमेंट से वो आपकी एक एक चीज पे गौर किया गया है। 300 से ज्यादा कैमरे देखे गए। बड़ी साहब आप बड़ी हैवी बात करें, मैं लाइट बात करूं। मैं तो बड़ा अपने आप को लाइट करके फिल्टर करके कर रहा हूं। मुझे याद आ गया, हम बचपन में फिल्में देखते थे कि जब आप किसी माफिया में मुलाजमत कर लें और बाद में आपने निकलना हो तो कहते हैं उसकी इजाजत नहीं होती। काजी साहब मैंने आपको मलक साहब ये बता दिया, सियासतदान समेत अहम जितने भी शख्सियात हैं, आपको अब एक ये जनरल क़य्यूम नईम लोधी साहब ने जो मेरी रहनुमाई की है, अब आपके पास चीन के अलावा अमेरिका ऑप्शन नहीं है।
लेकिन अब आपको अमेरिका वाले में जिन जिन का भी इंटरेस्ट है उनसे अपने आप को अलग करना होगा, वरना मेरा जो रिजल्ट अच्छा नहीं है। मेरा कमेंट आप दोनों के लिए, जनरल लोधी ने बड़ी क्लियर बात की, उन्होंने क्लियर बात की है कि जब तक आप खुद ना इजाज़त दें किसी को बेइज्जती करने की तो नहीं होती। एक जिम्मेदार आदमी, एक जर्नैल है, पाकिस्तान का वज़ीर दिफा रहा है, सेक्रेटरी दिफा रहा है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि अगर हमने इसको ऑर्गेनाइज ना किया, आपको पता है इसका अगला स्टेप क्या है? अगर पाकिस्तान में महाजरीन आते हैं तो 2 से 3 बिलियन डॉलर का आप पे ये हिसाब आने वाला है। ये हफ्ता आप पे बड़ा भारी, हमारी लीडरशिप का है, यही मेरा सवाल है। ये हफ्ता बड़ा भारी गुजरा, भी कुछ फैक्ट्स नहीं आई। दासू की अभी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। कोई वजह होगी ना, चीन ने एकदम काम बंद कर दिया, सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया, वज़ीर आज़म का फोन किया आज, फिर उधर फोन किया गया, फिर उन्होंने आदमी को रखा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने साहब ने बात की, और आज कमर जावेद बाजवा साहब को खुद बात करना पड़ी। काजी साहब, अब हमें अपने आप को क्लियर करना है, हमने जाना किस रास्ते में है। इधर अमेरिका है, इधर चीन है। अच्छा, अगर अमेरिका के जनरल साहब ने कहा जिधर हमारा मफाद है उधर जाना चाहिए, जाती मफाद भी, लेकिन मीर जाफरों को अब आपको अलग करना होगा। ये मेरे जैसा बंदा भी वहाँ में है। मैं जब आपने आज अपना कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, इंतहाई साफ़ सुथरी, इंतहाई मुहज़्ज़ब, वो कह रहे हैं हमने 250 बंदे को इन्वेस्टिगेशन में कर लिया है, 5 टीमें बना दी हैं, मैंने वज़ीर ख़ारजा से बात की है अफ़गानिस्तान से, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, वज़ीर आज़म लूब में है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरा वज़ीर दाखिला कहता है ये इंटरनेशनल साजिश है, वो कहता है राइस में है, उसको 1% शक नहीं। ये इबहाम एक हुकूमत का वज़ीर जो है दाखिला कुछ कह रहा है, मलक साहब नहीं, इनके कहने में कोई फर्क नहीं, उनका कहने में फर्क नहीं था। दरअसल अफगानिस्तान ने बड़ी तेजी से, जहां दिन में 100 रॉकेट लॉन्चर चलते हो, बेटी हमारी भी वो बेटी है, बेटियों की तरह, उसकी हिफाजत पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। फौरी तौर पे अपना सफ़ीर बुला लिया, बच्ची बुला ली, एक दफ़ा हुआ। इसमें हुकूमत को मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जो नईम लोधी साहब कह रहे हैं कन्फ्यूजन हासी है। प्रॉब्लम बड़ा सादा सा है और जनरल साहब ने बता दिया। अमेरिका हर मुल्क में जहाँ ये न्यू कॉलोनियलिज्म आया है, वहाँ की रूलिंग एलीट को करप्ट करता है, उनको नेशनलिटियाँ देता है, ठीक है, उसके ज़रिए उनके आबादियों को काबू करता है, वहाँ के वसाइल को लूटता है। यही होता रहा और हर दफ़ा हमें बिट्रे करके गए। अफ़गानिस्तान की जंग के बाद हमें बिट्रे करके गए। लेकिन सवाल ये है कि जिन जिन के वहाँ पैसे हैं वो की होएगा। एक खबर छपनी है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि फलां बंदे के इतने अकाउंट निकल आए, तो दे पले कख नहीं रहना। और काजी साहब, जनरल नईम लोधी साहब को पता है चीन ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं, मैं टीवी पे नहीं बताना चाह रहा, वो देखें। अब हमें एक रास्ता अपनाना है। एक तरफ खाई है, दुश्मन है, पता चल गया है अमेरिका पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देगा, अफगानिस्तान में हालात खराब होने हैं, खदशात आने हैं। गार्डियन के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की भी थोड़ी कहानी बनती है ना, इंडिया की, जो पूरी दुनिया की नर्व्स पे चढ़ा है सबसे बड़ी। मैं आपको बता दूं, गार्डियन की स्टोरी जो बता रही है, राहुल गांधी से शुरू है, जो अपोजिशन का हेड है, उसके फ़ोन पे जासूसी हुई है और उसके 5 करीबी दोस्त। आप अगर मतलब पॉलिटिक्स है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके दोस्त को भी माफ़ी नहीं दी। और ये कह रहे हैं कि 2017 में जब मोदी ने दौरा किया ना इसराइल का, तब इंडिया ने इसराइल की कंपनी को ये ठेका दिया है, ये इसराइल की जो कंपनी है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। मशरकी जो उनका ईस्ट बंगाल है, वहाँ पे एक किशोर उनका ना एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसने बीजेपी को रहा है, उसकी भी जासूसी होगी। आगे चले कश्मीर पे, जिस बंदे ने हुर्रियत की बात की, जिसने आज़ादी की बात की, वो भी जासूसी में शामिल है। सिख भी इसी खाते में है। फिर आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सफारतकार भट्टी साहब, चाइना के सफारतकार, मेरा आप दोनों से सवाल है कि ये दुनिया का जो फेस है सबसे बड़ी, आपने आपको जमहूरियत कहती है, इस तरह जासूसियाँ करते हैं, तो दुनिया की बात तो ये यार मलक साहब, फिर आप बादशाह देखिए, वो दुश्मन है, उसने तो हमारा बुरा ही करना ही करना है। आप मेरे ख्याल है मुझे सेकंड नहीं करना चाह रहे कि हमारे जो नहीं, ये तो हर दुश्मन मुल्क ही करता है यार। हम भारत के लिए उधर टॉफियां तो नहीं ना देंगे, वो अगर हमारे साथ कर रहा है, जैसे जनरल साहब ने कहा। अब आपको फैसला करना है, आपके जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं, जो पॉलिटिशियन में अहम है, जिनका अमेरिका माली मफाद है, ये रास्ता आपको चुनना है मलक साहब। जनरल साहब, वरना याद रखना मेरे फौजी जवानों को फिर सरहदों से। अच्छा, इसमें सॉरी इमरान खान साहब भी शामिल हैं, इमरान खान साहब के भी सुना है, उनके मियां साहब के दौर में सुना है, उनके टेप होते रहे हैं। लेकिन मैंने समझ नहीं आती कौन से एटमी राज निकालने हैं, ये केड़े एडियां वडियां चीज़ां देखो, नीचे गुर्बत, जिल्लत, ऊपर जो है एक बेहूदगी, सब चल रहा है। तो ये क्या हासिल करते हैं सब कुछ करके, सिवाय एक दूसरे के मुल्कों में। बारह
ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बड़ी अहम खबरें हैं। FTF क्या एक सियासी फोरम बन चुका है, और उसके बाद मरीम नवाज़ के सिविल मिलिट्री तल्लुकात बयानात में क्या वो कह रही हैं और क्या इशारे दे रही हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बट साहब, कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की भी जो टॉप लीडरशिप है उसकी भी सारे असासे तो उधर ही हैं। तो ये इनका टिल्ट किस तरफ होगा? अच्छा, नून लीग का नहीं, क्या पीपल्स पार्टी के नहीं है? उनके भी हैं। इमरान खान के अलावा इमरान खान साहब, इमरान खान के जाती असासे नहीं है, लेकिन उसकी पार्टी में तो लोग हैं ना जिनके बेशुमार। उन्हें तो मोहिद यूसुफ को इम्पोर्ट करना पड़ गया अमेरिका से, जुल्फी बुखारी को इम्पोर्ट करना पड़ गया अमेरिका से। देखें काजी साहब, गुजारिश है कि मुझे कश्मीर इलेक्शन, मरियम ने बड़ा अच्छा अपनी पार्टी का मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन जो गुफ्तगू की कम से कम मुझे नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा इमरान खान अमेरिका में बैठ के कश्मीर भारत की झोली में डाला। इमरान खान ये काम नहीं कर सकता, मैं चैलेंज देता हूँ। जो अमेरिका को यूरोप की झोली में बैठा नहीं, खुद इन्हें सिर्फ इतनी जरूरत करे, बता दें कि इनके किन किन मुल्क में कितने कितने खरबों रुपए है, मैं आपको उस्ताद मान जाऊंगा। आप वैसे हैं उस्ताद, आप वो उस्ताद है जरा तू बड़ा उस्ताद है, कब आ गया। उन्हें कहें मरियम को एक तकरीर में इन्होंने अपने मंशूर की बात की, मकबूजा कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान। मलक साहब ये बताइएगा, 5 साल से इनकी हुकूमत है, नहीं कोई बात। उन्होंने कहा मैंने तालीम के लिए हमने वो बेहतरी की, उधर ब्रिज इतने बनाए, सड़कें इतनी बनाई। 5 साल की हुकूमत में उन्होंने अपनी एक कारकर्दगी में सिवाय इमरान खान को बुरा भला कहने के अलावा क्या किया उन्होंने? यार इमरान का ये अपना ना राइट टू रूल अपना इनएलिएनेबल समझते हैं, ये अपने आप को मुगल शहजादे समझते थे। तो इनको पहले मरियम नवाज को अपनी पार्टी का मंशूर उन्होंने बयान किया उधर। पर ये जरा मरियम साहिबा को सुनते हैं, सुनाएं जी। एक पेज पर होने के बावजूद वो एक पेज जो अब इसको कहता था ना सेम पेज पे है, वो अब शेम पेज बन चुका है। हाँ जी, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि तासर ये था कि इस मुल्क में पहली दफ़ा नॉर्मली ऐसे होता था कि हुकूमतें अक्सर उलझती रहती थी इस्टेब्लिशमेंट से। तो एक नया फिक्र है, एक पेज से मुराद है, और ये खबर भी पढ़ते रहे, खबर भी इमरान का एक पेज नवाज शरीफ ने फाड़ दिया। तो क्या नवाज शरीफ साहब उस पेज पे आ गए हैं पहले की तरफ? पता नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, पर जो नवाज शरीफ साहब ने जब यूं इस पेज से हिजरत की, उसके बाद पता चला वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी हिजरत कर गए। मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं पहले। बयान बहुत बड़ा है। इमरान खान का एक पेज नवाज शरीफ ने फाड़ दिया, उनका मतलब है नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में लड़ाई करा दी। फिर इमरान खान की जगह किसने ली? यही है। फिर ये भी बता दें, क्या यार तुम अपने एक चंद इलेक्शन की सीटें 33 है या 47 है, उसमें हुकूमत और अदारों को लड़ाने पे आ गए हो? मतलब है आप यही चाहते हैं ना किसी तरीके से सोनिया हुजन गलियां से मिर्जा यार फिरे कि इमरान से हुकूमत छीन लो तो तुम्हें एतमाद ले आओ। यार ये कश्मीर पाकिस्तान की और झोली में डाल दिया, मंशूर की एक बात नहीं की। मतलब सब इसका ये एक पेज शेम पेज कैसे हो गया? आपकी सारी बातें सही हैं। फिर एक मेरा भी आपसे सवाल बनता है ना, आप समझते हैं कि अगर नून चाहे तो वो अदम एतमाद ला सकते हैं? आपको पता है अभी टॉपिक आपने बात करनी, तरीन साहब अपने 40 बंदे लेकर नथिया गली जा सकते हैं, वो अदम एतमाद ला सकते हैं? गर्मी बड़ी है, आपने बात की ना, अब इसका जवाब देना। मैंने तो पहले ये है ताकत, मरियम के पास ये ताकत है। चाहिए कि जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासतदान जाते हैं अपने काम करें। मैं तो वही कह रहा हूं, मलक क्या करता है, मैं ये ना करूं कि मलक किसको मिला है, मलक फोन किसको कर रहा है। अब हमें चीजों से निकल जाना चाहिए। से प्यार करते हैं, आप सिर्फ मुल्क की जान के माल के लिए अपनी जाने वाले बताएं, ये इस तरह हो सकता है कि एक बंदा 40 MNMPA लेके चला जाता है, तो बात ना करे। बट साहब ये वो लोग हैं जिनको मुल्क की जान से कुछ नहीं है, इसके माल से ज्यादा गरज है। बहरहाल ये ऐसे निकवाल सब कुछ सुना कह रहे हैं। सिक्योरिटी के इदारों को कश्मीर के इलेक्शन की तरफ मोड़ दिया गया है। आज सिक्योरिटी के इदारे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के इक्तसादी और कारोबारी असासों की पड़ताल कर रहे हैं ताकि उनको बंद किया जाए और उनको ब्लैकमेल करके सियासी वफादारियां तब्दील करने पे मजबूर किया जाए। नतीजा ये है कि दहशत गर्दों को खुला मैदान मिल गया है। तो क्या बड़ी साहब क्या काजी साहब मुझे दुख हो रहा है, 1985 में इनकी जमात ने ये ब्लैकमेल काम करना शुरू किया था।
आज इनका मतलब है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे को कह रहे हैं कि वो दहशत गर्दी की बजाय कश्मीर के इलेक्शन पे फोकस कर रहा है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया इन्होंने, अनबिलीवेबल है। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ तमाम अदारों को, चाहिए सियासतदान जाए, को हुकूमत बनाता है, नवाज शरीफ बनाए, जरदारी बनाए, इमरान खान बनाए, जो मर्जी बनाए, लेकिन यार इसने कभी किसी फौजी शहीद के घर नहीं गया। मैं दर्जनों फौजी जो शहीद हुए ना उनके घर जाता हूँ। मैं असल फौज ही समझता हूँ कि कर्नल तक जो हमेशा सरहद पे लड़ती है, जर्नैल होकर तो बड़ी एक एलीट क्लास हो जाती है ना, वो बहुत बड़े है। खुदा की कसम काजी साहब, जब आप खड़े हैं 3 महीने पहले आपकी शादी हुई है, आपकी माँ नाना दादी बनने की सोच रही है और पता चले बेटे का शहीद हो गया है, उसका जनाजा घर आ रहा है, उस शहीद, एक मैं किसान के घर गया, खुदा की कसम खाई साहब उसका बेटा शहीद हुआ था, फौजी था एक। यार मुझे उसकी बातों में मुझे लगा मैं तो बड़ा हकीर आदमी हूँ। उसने कहा है, मैं कहा जी वो बेटा याद आता होगा, कहता है इस मुल्क पे कुर्बान हुआ। तो ये सियासतदान चाहते क्या हैं मुझे बताएं। मुस्लिम लीग नून आज खसूसन आ जाता हूँ, ये चाहते क्या मेरी रहनुमाई करें, आप इन्हें अंदर से जानते हैं। भट्टी साहब इनको वाक़ और मिला सारी उम्र, मुझे बताएं ना, ये थे। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि एक सिंगल कालमी खबर ज़ियाउल हक़ के हक़ में लगवाने के लिए ये किस तरह जंग अखबार जाया करते थे। तो यार मतलब है कि अब हाँ, सिक्योरिटी के इदारों को ये भी सोचना चाहिए कि whom they have been sponsoring, इनका कैलिबर देखें, इनकी हालात देखें। आप वाला ही सवाल है ना, वॉक ओवर देता कौन रहा है, उसमें भी थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट बदलना, दोनों को बदलना चाहिए। मलिक साहब आपके पर जलते होंगे किसी का नाम लेते हुए। इस मुल्क की जो फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल ज़ियाउल हक़, उन्होंने दिया था, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जिवें तुसी मियां साहब ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर। नहीं, वो आप मजाक में चले थे। मेरा पॉइंट है कि एक ऐसा पॉइंट नहीं सर, नहीं, गलत है, सही है। इलेक्शन जो है मैं आज एक और बात, जब हाँ इलेक्शन, मेरी बात सुन ले, जब भी आप रिएक्शनरी फोर्स को स्पॉन्सर करेंगे, जिस तरह आपने मुस्लिम लीग नून को और जुनेजो को यहाँ किया और उधर किया किसको, उसको कराची में, वो आपके वापस अटैक करेगा आपके वापस। ये सबक है तारीख का। जराइम पेशा लोगों को अगर आप नेकनाम बना के पेश करेंगे, वो आपका गिरबान भी पकड़ेंगे और उनको जो हम फिर उनको हम ना इनको डिफेंड कर सकते हैं जिन्होंने किया, और जिनको जो हुए उनको भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट पे हमें आ जाना चाहिए। मैं पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूँ। हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारा मीडिया, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी हुकूमत कम अज़ कम हमें एक जगह बैठ के ना अपने इलेक्शन को ऐसा बना लेना जी। मेरी बात सुन लेना, ये पाकिस्तान की जरूरत बन गई है कि हमारे इलेक्शन फेयर होने चाहिए। हमारी हुकूमत इलेक्शन से जाए, ये 1 पॉइंट एजेंडा। एक 2 मिनट, पिछले इलेक्शन इलेक्शन होने शफाफ चाहिए। जब तक गंदगी इलेक्शन में रहेगी इसका रिजल्ट भी गंदा ही आएगा। लेकिन पिछले इलेक्शन आजाद कश्मीर में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब हुए थे, उस वक्त मरियम सोई हुई थी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करती थी, अपने बाप के लिए भी 4 लफ्ज कह दे जो इस वक्त इश्तिहारी है। आप इनको रेस्क्यू करने आ गए। नहीं, मैं नहीं रेस्क्यू करने आ रहा, इसको सॉरी करनी चाहिए मेरे ख्याल में। मरियम को उस वक्त तो ये सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वहां इलेक्शन कैंपेन चलाने जाते थे। तो इसका मतलब है ये कैसी करप्शन और बुराई और हराम ऐसा है कि दूसरा करे तो हराम, हम करे तो हलाल। हाँ, नहीं, मैंने मरीम साहब का 60 सुनवाना है, मगर आपको एक बात बताता जाऊँ। जब इंसान ने कुछ 500-600 खरब रुपए का भी ख्याल रखना हो और आपके मफादात का और आपके मुल्क को भी संभालना हो, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। बड़ी साहब यहूदियों के गोद में तो नहीं पल रहा, तो नवाज शरीफ साहब पर क्या ज़कात लगती है? गोल्ड बराबर ही है वो भी। देखिए मरियम नवाज, ये मुसलमान है, मरियम नवाज काबिल एहतराम है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ इनके ज़्यादा दोस्त उधर कौन से यूनिवर्सिटी में, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मलिक साहब से राय लें, चले मरियम का हक है। जब अदारों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, पॉलिटिशियनों को नहीं, तो हम हर तोप के आगे क्यों आए? देखिए बड़ी साहब, मैंने एक बात करनी, इसका जवाब देना है। बहुत अच्छा है बच्चा पढ़े माशाल्लाह। यहाँ के बच्चों को प्राइवेटाइज करके आपने गरीब आदमी को जो है एजुकेशन से दूर कर दिया। मैं मुफ्त पढ़ा हूँ जुल्फकार नहीं, मुझे बताएं यहाँ पे ये जो आवाम के बच्चे पढ़े और पोलो पढ़े, इनमें खर्चे का कितना फर्क होगा? ये इन लोगों का ख्याल, इन बच्चों खर्चों का कितना फर्क होगा? इन बच्चों के लिए माल बनाने के लिए ना, जो दाई साइड पे है, आपने इन बच्चों का जो है इनको आपने इनकी कुर्बानी की है, इनको बर्बाद किया है। 40% बच्चे गंदे पानी से मर जाते हैं, आपने इनका माल इधर दिया है। आप जोशे खिताबत में किसी फकीर की सुनते नहीं।
एक ये जो बच्चे थर्ड ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं और इनके वालिद जुनेद साहब के कैप्टन सफदर साहब रिटायर्ड आर्मी अफसर है, तो कितने की इनकी इनकम होगी? उनकी तो ये कहाँ पढ़े से बाहर क्या मुल्क में भी कोई जायदाद मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि जुनेद का एक दिन का खर्चा ना, ये जो बच्चा ज़मीन पे खड़ा है 20 साल अगर पढ़े ना, 20 साल से भी कम होगा, वो एक दिन में इतने पैसे खर्च लेता है। इस पे 20 साल में हम वो पैसे नहीं लगाते। ये मैं आपको कॉमन सेंस से लीडर कैसे होंगे? लीडर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो देखें और 90,000 तो टीचरों की जरूरत है आपको। ये आपका स्कूल देखें, जून में 80,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए, 80,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए, और वजह क्या होगी? गुर्बत। इस पे को बहस है। कादी साहब मुझे बताएं, फिर ये लीडरशिप, ये जो 90% लोग हैं जिनके लिए उस्ताद नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वाशरूम नहीं है, ये लीडर जिनके खरबों रुपए हैं और जिन्हें अपनी जायदाद का दादा भी नहीं है, ये उनके लीडर हो सकते हैं? मैं एक और भी बात आज कर तल्ख बात कर, जो तो नेक लोग हैं, हलाल कमाते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन जो हराम कमाते हैं ना, वो गोल्ड स्मिथ हो, ए हो, बी हो, सी हो, मुसलमान हो, काफिर हो, वो एक तबके के लोग होते हैं। वो एक तबका है, क्योंकि जो है वो हमारा इस्तेसाल नोट से होता है। दौलत का कोई मजहब नहीं होता है, दौलत का कोई मजहब नहीं होता, दौलत पे कोई नहीं लिखा होता किसके पास है। अमीर सारे दुनिया के एक जैसे ही। इसलिए ना हमें मिसालें ना दें, हमें तो ये पता है कि हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है। मेरा जवाब इतना था, आप सवाल, आप बड़े आदमी हैं, एंकर हैं, मेरा सवाल ये, जिनके पास लातादाद मसाइल है, जिसकी लिमिट ही कोई नहीं, जिन्हें अकाउंट ही नहीं, तो जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनके लीडर ये कैसे हो सकते हैं? कोई भी हो, कोई खरबपति हो। मैं तो एक सवाल मैंने दोबारा दोहरा दूं, इजाजत है? आप हुक्म करें। मैंने सलमान शहबाज साहब से ये सवाल किया था, जो कि वॉलंटरली प्रोग्राम पे आए थे। मैं कहा जनाब, आपने और आपके तबके की 2 मैशनें थी, एक निजी थी, एक आपने हमारी चलाई। जो आपने अपनी चलाई उसमें बिल गेट को शर्मिंदा कर दिया, जो हमारी थी उसका बुरकस निकाल दिया। एक ही मुल्क में, एक ही इकोनॉमिक कंडीशन में, हम आपके ऑफिस में जाएं तो पता लगता है ये पाकिस्तान ही नहीं है। मैं अपने डाक खाने में जाता हूं तो लगता है मैं अफ्रीका में आ गया हूं। नहीं मलक साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, इन्होंने तो एक तरफ आपने कश्मीर हसीन तरीन मुल्क हमारा है हिस्सा, सियाहत बंद कर दी है कि कोई रेडी वाले से 50 रुपए के चने ना ले। उस पे दूसरी तरफ आप सियासी जमातें हजारों की तादाद में जलसे कर रही हैं। ये मुल्क दोस्ती है, मुल्क दुश्मनी है, गरीब दोस्ती है, गरीब दुश्मनी है क्या ये चीज? हम तो इतनी तरक्की कर गए, अब तो हमारे वफाकी वज़ीर सर हम फायरिंग करते हैं, अब तो SOP की बात कर रहे हैं, हम तो बहुत आगे चलेंगे। बहुत आगे चला गया। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे आप बता सकते हैं जहाँ काले धन से कैंपेन ना हो? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर तुम्हारा इलेक्शन क्या, जमहूरियत लाया ने? अच्छा बड़ी साहब मुझे सवाल बताएं, नैब को खत्म कर रहे हैं, कानून तब्दील कर रहे हैं, उसका डंग कट रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, नैब को अब बारी है मौजूदा हुक्मरानों के कुछ लोगों की, तो हो सकता है नैब को ख़त्म ना करें, उसका डंग निकाल दें। तकरीबन डंग निकल ही चुका है ना। अब मैंने गुजारिश किया बड़े लोगों के लिए तो बंद ही है नैब। देखे ना, मैं फिर वो बात दोहराऊंगा, मौलाना फजलुर रहमान के लिए नैब के दरवाजे बंद है। उन्होंने पहले बुलाया, उन्होंने कहा तेरी ऐसी थी तैसी, मैं ना बुलाई। मरियम को बुलाया, उन्हें मार इटा, बेचारे नैब के अफसर जाने बचाते फिरे। तो नैब है कहाँ? भट्टी साहब, आप भूल गए हैं, शौकत तरीन साहब को जब ऑफर लगाई थी, उनके एक ही मुतालबा था कि सबसे पहले मेरे फैज़ की नैब की इंक्वायरी खत्म करो। अच्छा, आपको याद होगा, ये आपका वफाकी में वज़ीर ख़ज़ाना की बात, मेरे वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को मैं नैब से निकालूं ताजरों को। मुझे वज़ीर आज़म कोई ऐसी करप्शन बताएं अपने 3 साल दौर में जो ब्यूरोक्रेसी की मर्जी के बगैर हुई हो। फवाद हसन फवाद को क्यों अंदर रखा था? तो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को क्यों रखा था? कमिश्नर पिंडी को, महमूद को क्यों चेंज किया है? अगर ब्यूरोक्रेसी, आपने ठेका लेना सरकार से, ब्यूरोक्रेसी को जब तक 20% नहीं देंगे आपका ठेका नहीं मिलेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे के बगैर हो नहीं सकती। कत्लो गारत के मुकदमात लाखों रुपए में होते हैं, और एक जूनियर मोस्ट DC ननकाने लगवाया है। जरा पता करें वो कैसे लगा और किस मकसद के बाद लगा। भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं, मैं और अभी बोल दूंगा, फिर आपके शहर में मैं जाऊंगा चकवाल, लेकिन बड़े उधर आएंगे धमाल, लिहाजा मैं मुंह पे रख लूं रुमाल। बड़ा पुरफिजा मकाम है, घूमे फिरेंगे वहाँ पे। मतलब वज़ीर ख़ज़ाना साहब तो फरमा रहे हैं जी कि ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करती, उन पे दबाव बढ़ा है। वो कहते हैं नैब का डर है, नैब का डर है। यार वो गली गए हैं, आपका वज़ीर ख़ज़ाना फरमा रहे हैं। मेरी राय के मुताबिक जितनी करप्शन फ्री हैंड आजकल हो रही है, माजी में भी होती थी, खुदा ना खास्ता, मैं पुरानी हुकूमतों को डिफेंड नहीं कर रहा,
बदकिस्मती है कि हम समझते थे इमरान खान करप्शन मिनिमाइज करेगा, वो नहीं कर सकते। मलिक ये साहब मेरी राय है। बताऊँ कि वो नथिया गली गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पिंडी गली पहुंच सकेंगे। नहीं, वो अगस्त में खाना उन्होंने 2 अगस्त में किया। मेरा वही आर्गूमेंट है। देखें ना, अगर अब शौकत अपना जहांगीर तरीन साहब अपना वजूद भी रखना चाह रहे हैं, मगर लगता है कि उन पर दबाव है कि वो अदम एतमाद की तरफ नहीं जा रहे। अब उन्होंने फैसला ये करना है, मेरे लिए हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए, शायद पीपल्स पार्टी को भी इकट्ठा कर रहे हैं, जो पहले भी खबरें आई थी। मैं सिर्फ एक सेकंड मलक साहब, गुस्ताखी मुझे रोकना नहीं चाहिए। मलक साहब, इमरान खान के करीब तरीन बंदा और जहांगीर तरीन का भी दोस्त है। इमरान खान ने 3 दिन पहले एक मीटिंग की, उसने कहा मैं जहांगीर तरीन के नाराज ग्रुप में से किसी एक को टिकट नहीं दूंगा पीटीआई का। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। उनके लिए रास्ता कोई नहीं ना बचा, सीधी बात है। देखें उनके लिए क्या रास्ता है, जब आप 40-35 लोग हों, उनका फ्यूचर, उनका प्रोफेशन कह लें, उनकी ज़रूरत कह लें, उन्हें अगला MNA MPA बनना है। अब इसीलिए अब अगला जो चांस बन रहा है, ये काफ, नून और सबसे मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके, और आप सुन के कोई ना कोई खबर हो जाएगी। हो सकता है कि कोई नई जमात बनाए जिसमें नून से भी लोग आ जाएं, काफ से भी लोग आ जाएं और PTI से और लोग आ जाएं। आपकी हर बात से इत्तेफाक है, एक बात से शदीद इख्तलाफ, ये जो बनाएंगे ना वो कोई नई जमात नहीं होगी, वो पुरानी जमात में छोटी सी पुरानी जमात को भाई साहब एक छोटी सी रीमिक्सर होगा भट्टी साहब, छोटी सी खबर, तहरीके इंसाफ के जो बलूचिस्तान के सदर हैं रिंद साहब, आज उन्होंने किससे भला मुलाकात की है? जरदारी से मुलाकात की है। तो पार्टी के अंदर भी इतना तो नहीं खत्म हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं होते। मगर जहांगीर तरीन की मैं बात करूँ, मेरा हाल उनको नजर आ रहा है कि पोटेंशियल है कि सब जगह से लोग इकट्ठे किए जाएं और एक नई फोर्स बनाई जाए। अच्छा यार, अब देखें ये बड़ी साहब आपके पास खबर है, ये जो नया वेरिएंट आया है, ये जो कोरोना का, हाँ, इसके बारे में, ये इंडिया से आया, सारी दुनिया में इसने थरथली डाली। इस वक्त ये बढ़ रहा है। इंडोनेशिया, इंडिया से पहुंचा ये इंडोनेशिया, साउथ कोरिया इस वक्त बड़ा हिट हुआ है सारे इस रीजन में। इसके बारे में जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इतना खौफनाक इसका ये वायरस है, ये सीधा लंग्स में जाता है। जो पहले जितने भी हैं वो पहले इंसानी नाक में आता है, 3-4 दिन वो नाक में रहता है, वहाँ से गले से वो जाता है अपना लंग्स में। ये इसका आप टेस्ट नहीं कर सकते। ये मुझे कल एक एक्सपर्ट ने बताया कि ये इतना खौफनाक वेरिएंट है कि ये अभी तक हमारे पास टेस्ट नहीं है। अल्लाह ये सारे करप्टों को लग जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज। अगर ये फैल गया, अगर ये जिस तरह जो इंडोनेशिया का हाल हुआ है, जो इंडिया का हाल हुआ है, जाते ये जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सड़कें हमारी, ये देखें ना, ये बड़े तकरीरें करते हैं बैठ के, अपने बच्चों पर मिसालें देते हैं। आज फिर पता नहीं कितने दर्जनों लोग जो हैं घरों ईद पे घरों जाते हुए इस घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और रेगुलेटरी रजीम के एब्सेंट होने की वजह से और तमाम माल इशराफिया की जाने की वजह से सैकड़ों जाने गए, ईदें नहीं मनाएंगे, उनके जनाजे पड़े जाएंगे। अल्लाह करे ये हालात बदलें, उसकी हम दुआ भी करेंगे और उसके लिए कोशिश। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।